आप क्यों इमरान खान को फांसी देंगे? आप हमें दें, फंदा हम बनाने को तैयार हैं। या तो कोवर्ट मार्शल लॉ है या ओवर्ट मार्शल लॉ है। हमारे यहाँ जो हाइब्रिड निज़ाम, जिसे अब हमने नाम उसका रख लिया हाइब्रिड निज़ाम, बट हम्म। ये हाइब्रिड निज़ाम तो हमेशा रहा है। पाकिस्तान के अंदर तो डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है। पाकिस्तान में अदालतें खत्म हो चुकी हैं, मीडिया खत्म हो चुका है, आजादियां खत्म हो चुकी हैं। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी कब थी, मैं ज़रा ये समझना चाह रहा हूँ पहले तो। और इस दफ़ा मियाँ साहब और उनकी कंपनी को लाया गया है, वो भी आए नहीं। कि मैं कहूँगा तो आप नाराज़ हो जाएंगे उसके नहीं ऊपर, नहीं, आप लेकिन शुरू करें करें करें। ये पार्टीशन जिन नज़रियात की बुनियाद पे हुआ था ना, उन नज़रियात में यहाँ सिर्फ पावर पनप सकती थी या जमहूरियत नहीं पनप सकती थी। उसका क्या 80 साल कसूर है पहले तकसीम का पूरा फलसफा गलत था। कि अगर कोई नहीं, पाँव पकड़ ले, वो कहते हैं कि बंद कमरे में पाँव पकड़ के अगर बाहर आके आपके सर पे ताज रखा जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं होती। नहीं, नहीं, तो मसला ये है ना कि पाँव पाँव भी पाँव और लोगों ने पकड़े हुए हैं ना, तो जगह बनेगी तो किसी और की जगह वो बनेगी। जगह अभी रास्ता नहीं मिल रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहलाने वाले भारत में इस वक्त दारुल हुकूमत दिल्ली में हजारों की तादाद में नौजवान, न सिर्फ नौजवान बल्कि उनके साथ भारत की बॉलीवुड इंडस्ट्री के बड़े बड़े नाम, सुप्रीम कोर्ट के वकला, सियासतदान, एक्टिविस्ट्स, गुलकार, आर्टिस्ट और थिएटर के लोग, यानी हर वॉक ऑफ लाइफ के लोग इस वक्त दिल्ली की सड़कों पर मौजूद हैं। ये जेन जी इनकलाब हमने इससे पहले नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश में देखा, और उसके बाद अब ये भारत इसमें चौथा मुल्क हमें नजर आ रहा है। पाकिस्तान में सूरत हाल गुज़श्ता 4.5 साल से, जिसको हाइब्रिड निज़ाम की सूरत में हम कहते हैं, ये काफी सवालिया निशान रखती है। और जब जब बांग्लादेश, नेपाल या श्रीलंका का हवाला दिया गया तो पाकिस्तान में ये सवाल उठा कि पाकिस्तान में लोग क्यों नहीं उठते, पाकिस्तान की जेन जी वो अपने हुकूक का मुतालबा करने के लिए सड़कों पर क्यों नहीं आती। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट जनाब हाशिर इब्ने इरशाद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी जी। जी, सबसे पहले तो बताएं कि ये जेन जी रेवोल्यूशन अब ये एक चेन रिएक्शन बन रहा है, या जिसको हम डोमिनो इफेक्ट कहते हैं या स्नोबॉल इफेक्ट कहते हैं, यानी एक के बाद दूसरा, तीसरा इन लाइन ऑफ एक्शन ये आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है पाकिस्तान की तरफ। ये हमारे दाएं बाएं घूम के गुजर रहा है, इधर नहीं आ रहा। अच्छा, देखिए, मेरा अपना ख्याल ये है कि इससे हम कोई स्टीरियोटाइप इसके ऊपर नहीं लगा सकते, क्योंकि जिन 2-3 मुल्कों के आपने हवाले दिए, वहाँ हर जगह जो है हालात और हर जगह जो उसके कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स थे वो मुख्तलिफ थे। और ये मुकम्मल तौर पे इसे जेंजी इनकलाब कहना भी कोई दुरुस्त नहीं होगा। मिलेनियल्स भी उसमें शामिल हैं, टू दी एक्सटेंड कि अब तो बूमर्स भी उसमें शामिल हैं। हमारी आपकी उम्र के लोग भी शामिल होते हैं, यहाँ पर भी शामिल हुए हैं, वहाँ पे भी हुए हैं। तो एक तो ये कि ये मुकम्मल तौर पे जेंजी इनकलाब में ऐसे नहीं कहता। इनकलाब का लफ्ज़ खैर बहुत ज़रा कुछ ज़्यादा हो गया है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, तो खैर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम्म। अभी भी जो जितना बड़ा मुल्क है वहाँ अभी भी जो हमें एहतजाज नज़र आ रहा है वो दिल्ली में नज़र आ रहा है, और अब बॉम्बे में नज़र आया है कल हमें। बट उसके अलावा बाकी रियासतों में कोई ऐसा कोई ख़ास अभी उसके ऊपर चीज़ नहीं है। क्या इससे कोई चेंज आएगी? मेरा ख्याल है कि नहीं, टू बी ऑनेस्ट। जिस किस्म की चेंज आपने, रजीम चेंज, या जिस किस्म की आपने हम्म। चेंज इन द गवर्नमेंट स्ट्रक्चर या एग्जीक्यूटिव स्ट्रक्चर देखी, श्रीलंका में देखी या आपने बांग्लादेश में देखी, नहीं, उस तरह की कोई चेंज इंडिया में मैं नहीं फोर्सी नहीं कर रहा। कुछ इस्लाहात का डोल जो है, और बात भी अभी इस्लाहात की हो रही है, जाहिर है उसको थोड़ा सा ड्रामेटाइज करने के लिए बीच में आप कहते हैं जी वजीर आजम भी इस्तीफा दे तो कैबिनेट भी इस्तीफा दे तो बाकी भी चले जाएं, लेकिन मुझे ऐसा कुछ होता नजर नहीं आ रहा। अब आपको पता है कि दिल्ली में जहाँ पे अब इस वक्त कुछ हो रहा है, यहाँ पे आम आदमी पार्टी जो है वो 10 साल रही, और अभी उन्होंने वो भी भारतीय जनता पार्टी से 22 के मुकाबले मेरे ख्याल है कि 48 नशिस्तों से वो हार चुके हैं यहाँ पे। तो हम्म। भारतीय जनता पार्टी की गिरफ्त जो है इस वक्त मुल्क में, वो मुझे उसमें कोई खास रखने ऐसे कोई नज़र नहीं आ रहे कि हम उसमें ये एक्सपेक्ट कर लें कि कोई इनकलाब आ जाएगा। पहली बात तो इंडिया के हवाले से मैं ये कर रहा हूँ। दूसरी बात ये कि जहाँ तक मूवमेंट का सवाल है, मूवमेंट के अगराज व मकासद जो हैं, उसको भी मैं इंडिया सेंट्रिक होकर नहीं देख रहा। मेरा ख्याल है इस पूरे खत्े के अंदर ये एक शदीद मसला है, जहाँ पे तालीमी निज़ाम जो है वो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और इंडिया का तालीमी निज़ाम बाकी मुल्कों की नस्बत बहुत बेहतर है, सार्क ममालिक की नस्बत।
बट उसके बावजूद वहाँ पे भी वही मसाइल हमें देखने को मिलते हैं जो कि यहाँ पे देखने को मिलते हैं। पर्चे लीक हो जाते हैं, तबकाती निज़ाम मौजूद है वहाँ के अंदर, यूनिवर्सिटियों की परफॉर्मेंस उस तरह नहीं हो रही जिस तरह होनी चाहिए। कल मैं किसी का सुन रहा था, वो अभी भी इस बात पे शाकी हैं कि दुनिया की 500 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में इंडिया की ले दे के 2 यूनिवर्सिटीज़ आती हैं या 3 यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, बाकी यूनिवर्सिटीज़ क्यों नहीं आती हैं? हालांकि बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, हमारे मुकाबले में तो बहुत बड़ा है। हम्म। निज़ाम भी हमसे शायद बेहतर है उनका, लेकिन उसके बावजूद जो परफॉर्मेंस रिजल्ट्स हैं उस तरह के निकल के शायद सामने नहीं आ रहे। तो तालीमी निज़ाम के ऊपर सवाल है, और मेरा ख्याल है तालीमी निज़ाम में सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स जो हैं वो तालिब इल्म होते हैं। तो तालिब इल्म अगर कहीं निकल रहे हैं और तालीमी निज़ाम में इस्लाहात का मुतालबा कर रहे हैं, तो ये इंडिया के लिए नहीं, पूरे खत्ते के लिए मेरा ख्याल है खुशाइंद बात है कि वो इस प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है, उसमें कोई ऐसी बड़ी वो बात नहीं। हाँ, इसे मैं इनकलाब की तरफ जाता बहरहाल नहीं देख रहा। पहली बात जो मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ। हम्म। तो फिर बात से बात निकाल लेते हैं, पाकिस्तान की तरफ आप आना चाहेंगे तो पाकिस्तान का अपना कॉन्टेक्स्ट है। हाँ, अब आपने कहा कि हाँ ठीक है, इनकलाब इतना बड़ा मुल्क है, 1.5 अरब की आबादी है उसमें, जी और 25 रियासतें हैं, शायद 25 से भी ज्यादा। तो उसमें रिजीम चेंज करना आसान नहीं होगा, और शायद ये यही एक बहुत बड़ी वजह है कि कभी इंडिया में मार्शल लॉ नहीं लग सका। जी पाकिस्तान में अब हम देखते हैं कि अगर अगर हम कंपैरेटिव एनालिसिस करें, तो वहां पे एक मुतालबा उठा, यही जिस तालीमी निज़ाम की आपने बात की। पाकिस्तान के अंदर तो डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है, पाकिस्तान में अदालतें खत्म हो चुकी हैं, मीडिया खत्म हो चुका है, आज़ादियां खत्म हो चुकी हैं। पाकिस्तान के का जो मामला है वो तो वहां से ज्यादा सीरियस है, ज्यादा गंभीर है। जी। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी कब थी, मैं जरा ये समझना चाह रहा हूँ पहले तो। चले वो जो भी उसकी कोई कदरें थी, कम से कम ये तो पोजीशन तो निज़ाम, नहीं थी ना। कोई ऐसी कोई खास क़यामत नहीं आई। मेरा अपना ख्याल ये कि जैसे 47 से चल रहा था निज़ाम, तो अभी भी उसी तरह चल रहा है। हमारे यहाँ तो डेमोक्रेसी एक दिन के लिए भी नहीं रही। या तो कोवर्ट मार्शल लॉ है या ओवर्ट मार्शल लॉ है। हमारे यहाँ जो हाइब्रिड निज़ाम, जिसे अब हमने नाम उसका रख लिया हाइब्रिड निज़ाम, बट हम्म। ये हाइब्रिड निज़ाम तो हमेशा रहा है। ये किस दिन है, कौन सी पाकिस्तान की तारीख में कौन सा दिन है जब ये हाइब्रिड निज़ाम नहीं रहा? यानी आप समझते हैं कि इसकी डिग्री और इंटेंसिटी में कोई फर्क नहीं है, जो जैसे था आज से 4.5 साल पहले वही सब कुछ आज भी हो रहा है, कोई फर्क नहीं है। जी बिल्कुल वैसे ही है। मसला ये होता है, देखिए हमारा इशू जो होता है ना, वो ये होता है कि इंफॉर्मेशन फ्लो जो है ना उसमें तब्दीली आ जाती है। अब से मिसाल के तौर पे 20 साल पहले, 25 साल पहले जो इन्फॉर्मेशन फ्लो है उसके सोर्सेज मुख्तलिफ थे। अब इन्फॉर्मेशन फ्लो जो है वो हथेली के ऊपर रखा हुआ है, तो डेली बेसिस के ऊपर चीज़ें चेंज होती हुई आपको नजर आती हैं। आप बहुत तेज़ी से उसको रिएक्ट करते हैं, बहुत तेज़ी से वहाँ हो रहा है। देखिए ना, यही पाकिस्तान है। मतलब 1950 की दहाई में यहाँ लाहौर की सड़कों पर खून बहता है, किसी को कुछ नहीं होता। यही पाकिस्तान है जहाँ निज़ाम मुस्तफ़ा तहरीक चलती है, पूरे पाकिस्तान के अंदर एक फसाद बर्पा हो जाता है, किसी को कुछ नहीं होता। यही पाकिस्तान है जहाँ स्टेडियम्स के अंदर लोगों को कोड़े मारे जाते हैं, सरेआम फांसियाँ दी जाती हैं, कुछ नहीं होता। तो सारी कहानी तो हमने तो इससे बहुत बुरे बुरे हालात भी देखे हुए हैं मेरे अपने ख्याल से। अगर आप पब्लिक सफियर की बात कर रहे हैं, या वहाँ मौजूद अनारकी की बात कर रहे हैं, या वहाँ आप उस चीज़ की बात कर रहे हैं जिसको आप एक डेमोक्रेटिक सिस्टम से कंपेयर कर सकते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि हमने कोई यहाँ को बहुत कोई पिछले 3-4 साल के अंदर कोई ऐसी चीज़ आ गई है जो इससे पहले शायद यानी पिछले तीन नहीं चार थी। साल के अंदर ये जो कुछ सुप्रीम कोर्ट के साथ हुआ है, ये कब हुआ है आखिरी दफा पाकिस्तान में? क्या हुआ है सुप्रीम कोर्ट के साथ? जो जो 26वीं 27वीं तरमीम के बाद जो कुछ सुप्रीम कोर्ट के साथ के जो आईनी अदालत बनाई गई है, ये कब हुआ है आखिरी दफा पाकिस्तान में? पाकिस्तान में जजेस ने आखिरी दफ़ा कब अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी की? बहुत सारी गलतियां हुई होंगी, लेकिन बहुत सारी की हैं। हम हमेशा बहुत सारे हुई है। जजेस थे। जुडिशरी ऐसा तो कब नहीं है। आज़ाद रही है? भुट्टो साहब की फांसी जो थी वो हाँ, जुडिशरी की जरिए नहीं दी उन्हीं गई। के हाथों, उन्हीं के तमाम हाथों। चार मार्शल लॉ को नजरिया ज़रूरत के तहत क्या जुडिशरी ने आगे आके सपोर्ट नहीं किया? साकिब निसार साहब बिल्कुल की किया। और इफ्तिखार चौधरी साहब की जो जुडिशल सो कॉल्ड एक्टिविज्म था, वो तो अभी कल की बात है। हम्म। तो वो देखिए, तो कुछ हर दौर अफराद में थे ना। हर दौर में हर दौर में अभी हर तो दौर आपने में पूरा इंस्टीट्यूशन ही डिमोलिश कर दिया ना, पहले तो कुछ अफराद थे। इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। कभी एग्जिस्ट नहीं करता। पाकिस्तान में सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट करता है, बाकी तो उसकी शाखें हैं। ठीक है, वो जो एक इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट करता है, जी वो शायद आज से 4 साल पहले जिस तरह वो इंस्टीट्यूशन आज हाथ पैर मार रहा है, आज से 4 साल पहले तो ऐसे नहीं मार रहा था। हाथ पैर मार रहा है, मतलब ये जरा मुझे थोड़ा सा ये एक्सप्लेन कीजिएगा, क्योंकि ये लफ्ज जो है ना, ये तो हाथ पैर तो बेचारा वो डूबता हुआ शख्स मारता है। नहीं, ये डुबोने के लिए ये हाथ पैर आपने मार लफ्ज रहा है, दूसरों इस्तेमाल किया ना, आपका ख्याल है डूब दूसरों रहा को है कोई डुबोने के इंस्टीट्यूशन? लिए।
दूसरों को देखिए, डुबोने के लिए हाथ पैर मार रहा है। तो दूसरों को डुबोने के लिए हाथ पैर तो नहीं मारेगा, दूसरों को डुबोने के लिए तो ऊपर से हाथ रख के डुबो देगा, तो फिर वो डुबोता रहे। हाँ। देखिए पाकिस्तान में असूल ये है, पाकिस्तान में मैं बड़ी ईमानदारी से आपको बता रहा हूँ, 1947 से अब तक जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला मामला रहा है। ताकत को एक्सरसाइज किया गया है, उसकी वजह यह है कि हमने पहले दिन से जो है गैर जमहूरी रवैये जो है वो यहाँ पर देखे हैं। जब कायद आज़म हयात भी थे तब भी उन्होंने जो पहला अपने लिए ओहदा पसंद किया था वो भी गवर्नर जनरल का होता था, और वो बुनियादी तौर पे एक ऑटोक्रेटिक होता था। बहुत पहले साल के अंदर हमने सरहद की हुकूमत बरतरफ होते देखी, हमने सिंध की हुकूमत बरतरफ होते देखी, हमने पंजाब की नहीं, हुकूमत के उसकी साथ। वजूहात थी ना, उसकी अच्छा, वजूहात थी ना, आप उसको बिल्कुल वजूहत, मतलब आप। सर वजूहत कौन सी चीज दुनिया में जिसकी वजह नहीं होती? वजूहत तो हर नहीं, जगह होती सही है। काम की तो वजह होती है ना, लेकिन सही काम की भी वजह होती है, गलत काम तो की भी वजह होती है ना। आपका ख्याल है आप भाबड़ा इंसिडेंट ठीक था, सिंध की हुकूमत की बरतरफी ठीक थी, केपी हुकूमत, नहीं, सिंध की केपी हुकूमत तो नहीं तो था, बरतरफ नहीं की उन्होंने। केपी की हुकूमत, खैबर डॉक्टर खान की पख्तूनख्वा हुकूमत हुकूमत थे। की बरतरफी ठीक थी, या उनको हटा देना ठीक था, या वहां नहीं पे वो रजीम चेंज कर तो देना वहां ठीक था? इशू वो नहीं, वो इशू आ रहा था ना, वो इशू आ रहा था कि आपका एक नया मुल्क बना था उस वक्त, जो हम्म, ये खैबर पख्तूनख्वा में जो जमात थी उस जी वक्त सूबा सरहद में, वो कांग्रेस जी। नवाज जमात थी। आपको मुल्क को तो इंटैक्ट रखना था। चले, अच्छा, हो सकता है कोई डिसीजन गलत भी हो गया हो, मैं ये नहीं कह रहा, चले। लेकिन कुछ कुछ वजूहात भी हो सकती है ना। आप तो अगर वो आप ये स्टैब्लिश करना चाहते हैं कि कायद आजम में और याहिया खान में और परवेज मुशर्रफ में और जियाउल हक में और फील्ड मार्शल साहब में कोई फर्क नहीं है, तो ये तो फिर आपका उसने नजर है, हम कर सकते हैं। नहीं, मैं तो नहीं कह रहा कि फर्क नहीं है, फर्क तो सब में है। हमारे यहाँ तो इमरान खान साहब को भी कायद आजम सानी कहते रहे। नहीं, मेरा नहीं ख्याल, कोई कहता है कायद अरे आजम है पूरे कोई। हाँ, पाकिस्तान, पूरा पाकिस्तान उनकी जमात के लोग कहते रहे, और उसमें बहुत वो सी तो खैर है, सिमिलैरिटीज हमें नजर भी आई हैं। वो तो खैर देखें ना, अब लोग नवाज शरीफ साहब को, उनके फॉलोअर्स उनको बहुत कुछ कहते होंगे, भुट्टो साहब के फॉलोअर्स आज तक वो, अब कभी कहते हैं। जब जाए ना गड़ी खुदा बख्श, तो जी भुट्टो साहब के मजार पे मैं तो खुद देख चुका हूँ, वहां लोग आते हैं जिनके जिनके औलाद नहीं है, वो आके जी भुट्टो साहब की कब्र पर वहां से दुआ मांगते हैं कि भुट्टो साहब की वजह से उनको औलाद हो रही। जी तो वो बिल्कुल। तो एक। ठीक है, तो वो उनकी अपनी अकीदत है, उसको आप और मैं क्यों सवाल करें? अच्छी बात है, रखता है कोई अकीदत किसी से रख ले। यहाँ पीरों से अकीदत रखी जा सकती है, वलियों से अकीदत रखी जा सकती है, इमामों से रखी जा सकती है, तो भुट्टो साहब से रखने में क्या हर्ज है? भुट्टो साहब को वो इमाम तो ना बना देना, ये तो उन्होंने भी नहीं बनाया। उनके जो मोतकद है उन्होंने भी नहीं भाई बनाया, आपने बना दिया है। मैं तो कह रहा हूँ अकीदत रखने में कोई हर्ज नहीं, जिससे मर्जी रख ले अकीदत, हाँ। जहां से इंसान को कोई नफसियाती सहारा मिल रहा है ले ले वो नफसियाती सहारा। मुझे तो किसी पे नफसियाती सहारे पे कभी कोई एतराज नहीं रहा, ना मैं उसको ऑब्जेक्ट करता हूँ। देखिए हमारे यहाँ जिस गुर्बत की चक्की में और जिस मसाइल और जिन मसाइल में अवाम 80 साल से पिस रहे हैं, और उन्हें कोई, टू बी ऑनेस्ट, हमारे यहाँ चूंकि ये रिपब्लिकन सिर्फ नाम की रिपब्लिक है, अवाम तो फैसला साजी में ना कभी शरीक रहे, ना अवाम के दुखों का और दर्द का, खैर ये बड़े क्लीशेड अल्फाज हैं लेकिन उनका मदावा कभी हो नहीं सका। तो वो बेचारे तो कहीं, जो आपने थोड़ी देर बाद पहले बात की थी ना हाथ पैर मारने की, तो ये अवाम तो बेचारे हाथ पैर मारते हैं, कहीं कोई उन्हें सहारा मिल जाए जिसके थ्रू, और वो भी उनकी साइकोलॉजिकल तसल्ली होती है कि नफसियाती तसल्ली हमारी किस तरह हो जाए, तो वो कर लेने दीजिए। मैं तो उस पर इतराज़ मोतरज़ नहीं होता। वो भुट्टो साहब से करना चाहें, वो हम्म। पीर साहब को पगाड़ा से करना चाहें, वो आप अब्दुल्ला शाह गाजी से करना चाहें, दाता साहब से करना चाहें, अल्लाह से लॉ लगाना चाहें, इमामों से लॉ लगा, जिससे मर्जी लॉ लगाएं। असल मसला ये है कि मुल्क का हुआ कुछ नहीं अभी तक। वो फैज हम्म। साहब ने कहा था ना, ये शब गजीदा शहर का लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया था, चले चलो कि वो हाँ। मंजिल अभी नहीं आई। तो मसला ये है कि हम अभी तक चले जा रहे हैं, वो मंजिल अभी नहीं आई, और हम देखेंगे जो है ना, वो बस वो एक रोमांटिक सी एक गज़ल जो है वो गा दी है हमने, रोमांटिसाइज कर दिया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम कभी देखेंगे। हम्म। तो इस्टेब्लिशमेंट का जो किरदार है, जी। ये आपको लग रहा है कि ठीक चल रहा है? इस्टेब्लिशमेंट की अपने लिए बिल्कुल ठीक चल रहा है। सिर्फ उनके लिए तो नहीं ना, उनके लिए तो ठीक ही होगा। अवाम के लिए तो ठीक नहीं हो सकता, ये तो बड़ी सादा सी बात है। देखिए, हम्म। ये दुनिया जो है ना, इसने बहुत मार खा के, सैकड़ों साल मार खाकर ये सीखा है कि जमहूरी निज़ाम को बहुत अच्छा निज़ाम नहीं है, लेकिन उससे बेहतर निज़ाम अभी भी आपके पास नहीं है। हम्म। तो जहाँ पे जमहूरियत है वहाँ पे बेहतरी के आसार निस्बतन ज़्यादा हैं, और जहाँ पे जमहूरियत नहीं होगी या गैर जमहूरी रवैये फ़रोग़ पाएंगे, वहाँ बेहतरी नहीं हो पाएगी। तो पाकिस्तान में चूंकि गैर जमहूरी रवैये हमेशा से रहे हैं, हमारे यहाँ जो सिविलियन गवर्नमेंट्स रही हैं, और कुछ ऐसा दौर भी गुजरा जब सिविलियन गवर्नमेंट्स के पास कुछ अथॉरिटी भी रही थोड़ी बहुत,
तो उनके भी रवैये गैर जमहूरी हो गए उस दौरान। बजाय हम्म। इसके कि वो जमहूरियत को या सिविलियन सुप्रेमेसी को फरोग देते, वो बिल्कुल एक ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर ढल गए, क्योंकि उन्हें लगा ये कि इस मुल्क में काम करने का तरीक़ेकार यही है। तो मैं अक्सर कहता हूं कि आपको ये सोचना चाहिए कि दो मुल्क अलहदा होते हैं 1947 में, एक ही रात में अलहदा होते हैं। क्या वजह है कि एक मुल्क में सिवाय चंद दिनों की इमरजेंसी के जमहूरियत कभी डिरेल नहीं हुई, और एक मुल्क में जमहूरियत एक दिन के लिए भी पनप नहीं सकी? अब इसके पीछे वजूहात पे हम जा सकते हैं, लेकिन ये सारा इल्ज़ाम लोगों पे नहीं रखा जा सकता। निज़ाम पे रखना पड़ेगा, फ़लसफ़े पे रखना पड़ेगा, उस नज़रिए ये पे तो रखना आप पड़ेगा जो ये तो उसको आप चला रहा है। असल जिम्मेदार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल जिम्मेदार को बचाने की कोशिश नहीं करना, मसला ये है कि एक हम अंग्रेजी में विक्टिम ब्लेमिंग कर रहे हैं आप। कौन विक्टिम है? अवाम को तो नहीं विक्टिम, अवाम विक्टिम तो अवाम है। अवाम को तो मैंने ब्लेम का एक दिन के लिए भी अवाम नहीं विक्टिम है, किया। पाकिस्तान के सियासतदान विक्टिम है। जी, पाकिस्तान का आप उनको सियासतदान ब्लेम विक्टिम है। कर रहे हैं ना। नहीं, मैं उनको तो नहीं कर रहा, मैंने एक दिन के, मैंने तो हाँ, मैंने जिंदगी में कभी नहीं किया। मैंने तो सियासतदान फिर को और किसको? अवाम को एक दिन के लिए, मैं तो क्या नजरिए को ब्लेम कर रहा हूँ। मैं तो हाँ। बहुत आप उठ रहा हूँ आगे। आप कह रहे हैं कि देखिए यहाँ पे तो ये बात हो रही है ना, आप करना चाह रहे हैं, सीधी सी बात कर लेते हैं, आप फौज को ब्लेम करना चाह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि फौज को जो इस मुल्क में पावर मिली है, वो इस वजह से मिली है, एक अंग्रेजी में हम लफ्ज यूज करते हैं कंड्यूसिव एनवायरनमेंट। हम्म। तो इस मुल्क में जो एनवायरनमेंट तश्कील पाई, साजगार जिन हालात। वजूहात की बिना पे वो तश्कील पाई, वो एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट थी फॉर पावर ग्रैबिंग एंड पावर एक्सरसाइजिंग। उसके अंदर जमहूरियत पनपने का इम्कान कभी मुझे नजर नहीं आया, अनफॉर्चुनेटली। तो मुझे अभी भी नजर अच्छा, नहीं ये आता। देखें, जापान में जी, औसतन हर 2 साल के बाद प्राइम मिनिस्टर तब्दील होता है, हुकूमत करती है। जी बिल्कुल। बर्तानिया में पिछले 10 सालों में ये 7वां प्राइम मिनिस्टर आ चुका है, या 8वां। जी बिल्कुल ऐसा ही है। कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है। जी। वहां क्यों नहीं फौज आके कह रही कि भाई ये तो बड़े नालायक, निकम्मे, नाखल्फ, नाहंजार लोग हैं, ये तो 2 साल से ज्यादा हुकूमत नहीं चला सकते, मारो इनको, एक चपत गिराओ इनको, हम चलाएंगे। आपसे किसने कहा कि कंड्यूसिव मैंने वाला। कंड्यूसिव, नहीं नहीं, कंड्यूसिव, बिल्कुल कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं है। ये तो सियासतदान उसको मैनेज नहीं कर पा रहे फॉर द रीजन, बट एक सियासतदान को दूसरा सियासतदान रिप्लेस कर देता है। फौज तो सोचती ही नहीं है कभी। हम्म। ये तो भारत में भी हुआ है। भारत में इंदिरा गांधी के दौर में जो टर्माइल हुआ है और हम्म। उसके बाद हुआ है, फौज ने एक दिन के लिए सोचा कि हम आ सकते हैं ऊपर। फिर हमारे यहाँ कंड्यूसिव, वो कौन सा देखिए, हालात यही है ना कि इंस्टेबिलिटी है, कौन सी कंड्यूसिव कंड्यूसिवनेस है एनवायरनमेंट यहाँ। की कंड्यूसिवनेस इसलिए है कि मैं कहूंगा तो आप नाराज हो जाएंगे उसके ऊपर, नहीं नहीं, आप लेकिन वो, करें करें करें। ये पार्टीशन जिन नजरियात की बुनियाद पे हुआ था ना, उन नजरियात में यहाँ सिर्फ पावर पनप सकती थी, या जमहूरियत नहीं पनप सकती थी। मैं बहुत हाँ, पीछे चला लेकर गया हूँ आपको, उन्नीस उसका अस्सी क्या साल कसूर है, वो पहले। उसका क्या 80 साल कसूर पहले है। तकसीम का पूरा फलसफा गलत था, और उससे हाँ। एक ऐसी खित्ते का जन्म हुआ और ऐसे खित्ते की रिवायात का जन्म हुआ जहाँ पावर ही मैटर कर सकती थी, जहाँ जमहूरियत मैटर नहीं कर सकती थी, अनफॉर्चुनेटली। दूसरा कहाँ मसला ये, कहाँ हमारे जो पाकिस्तान की बात, फाउंडिंग बिल्कुल फादर्स थे। पाकिस्तान, बिल्कुल पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। 1971 में जब भारत अलग, जब बांग्लादेश अलग हुआ, तो बांग्लादेश वालों ने जो पहली दो खराबियां जो हमसे उन्होंने सीखी, अ, उसमें जो सबसे बड़ी बुनियादी खराबी ये थी कि उन्होंने कहा आइन जो है हमारा आज के दिन से सेकुलर होगा। दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट, उसको सीधा करते करते उन्हें अभी भी सीधे हो रहे हैं, वो अभी भी उनसे सीधा पूरी तरह हुआ नहीं गया, क्योंकि वो भी उसी के समरात भुगत रहे हैं जहाँ से आ रहे हैं। लेकिन बहरहाल उन्होंने एक काम कर लिया, उन्होंने कहा जी कि ये जो नजरिया है ना, दो कौमी नजरिया, ये मैटर नहीं करता। हम्म। असल चीज आइन आपका सेकुलर होना चाहिए। सेकुलर आइन आपने बना दिया। दूसरा मसला ये कि इदारों की हदूद आपने तय कर दी। सेकुलर आइन के अंदर इदारों की हदूद आपकी तय हो जाए तो चीज़ें ठीक हो जाती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बांग्लादेश में ठीक हुई, इस पूरे खित्ते के अंदर टर्म ऑयल रहा है। और सबसे कम टर्म ऑयल, छोटी छोटी रियासतों को आप, भूटान जैसी रियासतों को आप फिलहाल निकाल दें, वो मैटर नहीं करती इतनी। तो सबसे कम टर्म ऑयल, जो जमहूरी टर्म ऑयल जिसे हम कहते हैं, वो इंडिया में रहा है। हम्म। मिसाल के तौर पर भारतीय जनता पार्टी से आपको और मुझे 1 लाख इख्तलाफ होंगे, मोदी साहब हम्म। हमें बहुत सख्त नापसंद होंगे बावजूद, लेकिन वो इख्तदार में हैं तो किसी लाठी के जोर पे नहीं है, वोटों के जोर पर है। हम्म। और ये बात कांग्रेस भी तस्लीम करती है कि उन्हें कोई प्री पोल रिगिंग करके या पोस्ट पोल रिगिंग करके नहीं हराया गया। वो हार रहे हैं तो हार रहे हैं। जो मर्जी ठीक। उन्होंने कैप्चर की है इमेजिनेशन लोगों की। इलेक्शन सीधे हो रहे हैं, इलेक्शन कमीशन पे अभी भी वहां कोई इल्जामात नहीं है। नहीं 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 नहीं, अभी इस सिलेक्शन में तो वो हमारे फॉर्म 47 से भी आगे निकल गया है। ओके, अब तो, चलो। हाँ, इस वक्त तो वहां पे सबसे बड़ा इशू यही है, तो अभी ये जो कॉकरोच पार्टी आई है, सबसे बड़ा इशू यही है, और खासतौर पे अभी जो इलेक्शन उसने मोदी ने ये बंगाल में, कॉकरोच वेस्ट पार्टी तो, बंगाल में जो हुए थे। कॉकरोच पार्टी वोटों के नतीजे, कॉकरोच पार्टी तो जज सूर्यकांत के रिमार्क के नतीजे में, एक मीम के नतीजे में वो वजूद में आई है।
जहाँ उन्होंने कहा कि ये सारे जो यंग लोग जो सोशल मीडिया पे वो बाल मचाते रहते हैं तो कॉकरोचेस हैं। तो एक हाँ अमेरिका में ठीक है। बैठा हुआ एक बच्चे ने कहा कि नहीं, अगर हम कॉकरोच हैं तो आओ कॉकरोच पार्टी बनाते हैं। हाँ तो हाँ, उन्होंने कहा कॉकरोच चलो पार्टी ठीक बना है, पर रहे ऐसे तो ऐसे ही सही, पर तुम्हें बताते हैं कि कॉकरोच करता क्या है। हैं। अच्छा, वो जो आप नहीं चले गए नहीं, पीछे उनको भी उसके। उनका भी शायद ख्याल नहीं था कि इतनी हम्म, पॉपुलैरिटी गेन कर जाएगी। बट दिस इज द पावर ऑफ हम्म, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया इन दी इन टुडेज एज एंड डे। बिल्कुल सही, बिल्कुल। वो जो आपने ये इस्टेब्लिशमेंट को बचा के और आपने जो नहीं नहीं, मुद्दा मैं डालने बिल्कुल की नहीं कोशिश बचा की है रहा। ना, वो जो नहीं, मैं आपने बिल्कुल उस नहीं पर बचा डालने की रहा। कोशिश की ना कि प्री पार्टीशन जो पाकिस्तान का की वो जो टू नेशन थ्योरी थी और आपने उसको बुनियाद बनाया, तो उस वजह से यानी पाकिस्तान एक पावर यानी सिक्योरिटी स्टेट बनती चली गई और फिर मार्शल लॉ और फौज आती रही। तो फिलीपीन में तो कोई टू नेशन थ्योरी नहीं थी, वहां कुछ 36 साल तक डिक्टेटरशिप रही। स्पेन देखिए तो और एक मुल्कों वेस्टर्न देखिए यूरोप और का मुल्कों मुल्क है, तो वहां क्यों मैंने आप फ्रांसिस्को फ्रैंको रहा? नहीं, मैंने आपसे ये कब कहा है कि हर खित्ते के हालात और हर खित्ते के जो मसाइल हैं वो एक जैसे होते हैं। स्पेन के मसलों को स्पेन के तनाजुर में देखना पड़ेगा, भारत के मसलों को भारत के तनाजुर डिक्टेटरशिप में का एक ही देखना मसला पड़ेगा। है, नहीं नहीं, उसका कोई डिक्टेटरशिप का तनाजुर बिल्कुल नहीं एक है। मसला नहीं होता। डिक्टेटरशिप का बिल्कुल एक मसला नहीं होता, यही खित्ता है ना, इसी खित्ते में। अच्छा, आप मुझे बताइए इंडिया में क्यों डिक्टेटरशिप हम्म, नहीं है या इंडिया और पाकिस्तान में उसकी एक बात। जैसा कल्चर है, एक हाँ जैसी ठीक है। सकाफत है, एक जैसे लोग हैं। हम्म, हम तो मुसलमान हैं, उस हमारे पास तो जी, नजरिया भी बेहतर है, तो हमसे तो कंट्रोल नहीं हुई डिक्टेटरशिप एक दिन उस के लिए भी। उसकी उसकी बहुत सारी वजूहत है। मसलन पहली वजह ये कि उन्होंने 1949 में अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया। दूसरी वजह 1949 यह है कि उन्होंने 1950 में उन्होंने आम इंतखाबात करवाए, हमने आम इंतखाबात करवाए पाकिस्तान बनने के 23 साल के बाद, 1970 में। क्यों नहीं करवाए सर? किसने मना किया था? को अल्लाह फौज मियां ने ने नहीं हाथ करने में दे रही, था आगे? फौज नहीं करने दे रही थी ना। मार्शल लॉ लग गया 24 अक्टूबर सर, उन्नीस सौ फौज तो ज्यादा अठारह में। पावरफुल इंडिया के पास थी, उन्होंने क्यों नहीं करने दिया वहां पे? तो वो क्यों नहीं आई नहीं रोक ना फौज, दिया नहीं वहां तो वो देखिए ना, चूंकि उन्होंने अपना फौरी तौर पे डेमोक्रेटिक सफर शुरू कर दिया, फिर वो इतना बड़ा मुल्क था कि उसके अंदर मार्शल लॉ लगाना आसान नहीं पर? है। अरे वो आप तो मार्शल लॉ आसान था लगा ना, तो देंगे। डेमोक्रेसी करना और इतने बड़े मुल्क में इतनी डाइवर्सिटी में एक आइन पे लोगों को मुत्तफिक करना तो बहुत मुश्किल था। हमारे यहाँ तो कोई मसला ही नहीं था, हम तो इतना हम्म, सा मुल्क है उनके मुकाबले में। तो मैं वही आपसे कह रहा हूँ, जो आप बात कर रहे हैं आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, मैं उससे बिल्कुल इख्तलाफ नहीं कर रहा। मैं आपको सिर्फ यही बता रहा हूँ कि हर मुल्क के मसाइल मुख्तलिफ होते हैं, उसको उसी के तनाजुर में देखना पड़ेगा। अगर आप कहेंगे जी स्पेन में डिक्टेटरशिप क्यों रही और पाकिस्तान में क्यों रही, तो पाकिस्तान में मुख्तलिफ वजूहत की बिना पर रही, स्पेन में मुख्तलिफ वजूहत की बिना पर रही। भारत में जमहूरियत क्यों रही, भारत की अपनी रीजंस हैं। पाकिस्तान में जमहूरियत क्यों नहीं रही, पाकिस्तान की अपनी रीजंस हैं। और मैं बिल्कुल, आप ये मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं क्योंकि आपने एक दो दफ़ा ये बात हम्म, की, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि इस्टेब्लिशमेंट का कसूर नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इस्टेब्लिशमेंट को मौका मिला बहुत सी वजूहात की बिना पे आने को। और ये बड़ी लंबी बहस है कि पाकिस्तान बनते ही पाकिस्तान बनाने वाले लोग जो थे उनकी वजह, एक एक वजह ये भी थी कि पाकिस्तान बनाने वाले लोग जिनके पास पावर शुरू में आई थी उनका ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं, उनका ताल्लुक पाकिस्तान की हम्म, धरती से नहीं था, पाकिस्तान में उनकी कोई कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं थी, वो पाकिस्तान की ज़मीन से नहीं उठे हुए थे, वो कनेक्ट नहीं करते थे यहाँ से। ये एक बहुत बड़ा मसला था। हम्म, दूसरा मसला जो मैंने आपसे अर्ज की कि मैं उस फलसफे को ठीक नहीं समझता, वो मेरा अपना मसला है, हम उसके ऊपर डिबेट कर सकते हैं कि टू नेशन थ्योरी को मैं क्यों गलत समझता हूँ। बल्कि मैं बाकायदा अहमकाना नज़रिया समझता हूँ। आज के दिन तो बिल्कुल ही अहमकाना। उस वक्त चले बन गया, आपने बना लिया उसकी बुनियाद पर, अगर जब बाद में आपने बेचा। दूसरा ये कि इस एनवायरनमेंट के अंदर जब पहले दिन से आज जो आप बात आपने की, आपने बहुत अच्छी बात की कि आइन की तरफ जाना, जमहूरियत की तरफ जाना, जमहूरी रवैयों को फ़रोग देना, इसको लेकर आना, ये जिम्मेदारी किनकी होती है? जो मुल्क चला रहे होते हैं। हमारे हम्म। यहाँ जो लोग मुल्क चला रहे थे शुरू में, और शुरू में फौजी नहीं चला रहे थे, शुरू में आपके सो कॉल्ड ब्यूरोक्रेट चलाए थे। वो गवर्नर जनरल भी एक ऑटोक्रेटिक ओहदा था, वो भी कोई जमहूरी ओहदा नहीं था। तो कायदे आजम साहब, तो मैं आप सवाल नहीं कर सकते ना 80 साल पहले जाके कि भाईजान आप क्यों गवर्नर जनरल बनना चाह रहे थे, क्यों नहीं, आपने वो एक नहीं बनना जमहूरी चाह रहे ओहदे थे, को अपनी ज़ात के वो साथ नहीं बनना। एसोसिएट नहीं किया। आप आप कर नहीं ले, नहीं नहीं नहीं, ये रीजन बना लें। हाँ, वो नहीं बनना चाह रहे थे। आप के यकीनन इल्म में होगा, मैं ये नहीं कहता कि आपके इल्म में नहीं होगा, आपके यकीनन इल्म में होगा कि कायदे आजम कोई ओहदा नहीं लेना चाहते थे पाकिस्तान बनने के बाद। जी और कायदे उन्होंने गवर्नर जनरल का ओहदा इसलिए कबूल किया क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन पाकिस्तान और इंडिया दोनों का गवर्नर जनरल बनना जी चाहता था, और हिंदुस्तान ने उसको गवर्नर आउट। जनरल बनने की पेशकश कर दी थी, और वो चाहता था कि पाकिस्तान का भी बने। तो फिर कायदे आजम ने वो ओहदा कबूल तो किया उन्होंने, बन वरना जाता कभी क्या? कोई वजारत अपने पास नहीं रखी उन्होंने बन पूरी जाता तरह बन से जाता जो ये तो भी। बन जाता, ये तो नुमाइशी सा होता था, बनने देते। क्यों? इंडिया में इसमें वजह माउंट क्या बैटन है? ने क्या एक्सरसाइज कर लिया पोस्ट भाई 1947?
नहीं, देखिए, इंडिया एक अलहदा स्टेट हो चुकी है, इंडिपेंडेंट, पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट स्टेट है। हो वो गया। अपना गवर्नर जनरल गंगू तेली को अलग बनाए, स्टेट, राजा अलग भोज को दोनों, बनाए, जिसको बनाए। अलग स्टेट दोनों कॉमनवेल्थ में क्या कर रही हैं? तो कॉमनवेल्थ में तो वो सारे ममालिक है ना जो नौ आबादियाती दौर में थे। आप कहते हैं हम कॉमनवेल्थ में नहीं रहते, निकल जाते, इतने ही आप आजाद पसंद, आजाद मंश थे, तो उससे कॉमनवेल्थ तो से कोई भी फर्क रिजाइन नहीं कर पड़ता। देते। तो तो फर्क कर देना वही चाहिए। था सर, वही मैं अर्ज कर रहा हूँ, माउंट बैटन के गवर्नर जनरल बनने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। मसला ये था कि चलिए छोड़िए, लोग नाराज हो जाएंगे, बट कायदे आजम आज पसंद था तो उन्होंने, और उन्होंने गवर्नर जनरल पसंद बनना पसंद किया। जमहूरी बेचारे वो जाते नहीं, ये आइन की तो तरफ अब जाते, आप इंतखाब की ये तरफ तो जाते फिर तो पता आप नहीं देखिए ना, कायदे आजम कौन थे। आप बार बार एक तारीख की एक हकीकत को बार बार आप कंटेस्ट कर रहे हैं। या तो आप कंटेस्ट करें ना मैं उसको। बिल्कुल आप कंटेस्ट, प्रेजेंट आप कर रहा हूँ। आप नहीं प्रेसिडेंट नहीं, आप एक एलिजिडली एक बात बार बार कर आप रहे हैं, या तो सैराजी आप को कंटेस्ट पढ़ करें। लीजिए, आप आयशा जलाल को पढ़ लीजिए, आप डॉक्टर इश्तियाक को पढ़ लीजिए, सब यही बात कहते हैं। क्या? उनमें से तो कोई कायदे आजम की इसार पसंदी की बात नहीं करता। मतलब वो क्या सब कह रहे हैं कि कायदे आजम जो है वो एक ऑटोक्रेटिक आदमी थे, कोई हर्ज नहीं उसके अंदर, थे तो थे, क्या ऑटोक्रेटिक, फर्क? वो क्या, वो खुद गर्ज से पावर लेने के लिए उन्होंने सब कुछ किया है। ऑटोक्रेटिक आदमी वो होता है जिसको बुनियादी तौर पे ऑटोक्रेसी चाहिए होती है, तो ये इख्तदार नहीं सारा चाहिए था। पाकिस्तान उन्होंने, ये सब सब उन्होंने इसलिए बनाया। कायदे आजम ने नहीं बनाया पाकिस्तान, कायदे जो भी कैबिनेशन के किया, वहां तक तो कायदे आजम बेचारे खुद भी पाकिस्तान नहीं बनाना चाह रहे थे, ये तो बना बनाई एक झोली में गिर गया एक तो बावजूद। वो जो लॉर्ड माउंटबेटन कह के गया था कि अगर मुझे पता चल जाता कि ये बाबा जी बीमार हैं, इनको टीबी है, तो मैं ये पाकिस्तान वैसे और कहाँ का, इसे कहाँ ये माउंट बैटन ने किसको कहा था? ये मुझे उसने आज अपनी तक किताब ये में लिखा है शायद खुद। माउंट बैटन ने, मुझे तो नहीं मिली सर ये एक बात कही, मेरा ख्याल है मुझे उसने नहीं अपनी किताब में लिखा है। मिली, मुझे भी ये बात नहीं मिली, मुझे ये बात नहीं चले, मिली। इसका इसका मैं जो ऑथेंटिक सोर्स है वो मैं जी जी इंशाल्लाह देखिएगा, को नेक्स्ट मुझे नहीं हमारी मिली, सीटिंग होगी मुझे नहीं, तो मुझे उसमें मैं कोई आपसे शेयर ऑथेंटिक भी सोर्स करूंगा। से ये बात आज तक नहीं मेरा मिली। ख्याल है कि उसने यहाँ से जाने के बाद जो अपनी किताब लिखी थी पोस्ट रिटायरमेंट, उस किताब में उसने इस बात का जिक्र किया है। चलो फिर मैं नहीं आपने कहा जानता। कि आपने कहा चले कि हम किसी और फौज। तरफ चलेंगे, हम किसी और तरफ हाँ, चलेंगे, हम तो बेसिकली इस वक्त जंतर मंतर पार्क में बैठे हुए थे, तो नहीं नहीं, वो वहां से हम निकल अपने के आप लोग पता हम नहीं कहाँ हमारा गए अपना जंतर मंतर पार्क जो है ना, हम, आपने कहा हैं। कि फौज का किरदार है। जी बिल्कुल है। नहीं, फौज का ही किरदार है। एक जी ये होता भी है ठीक, फौज का भी किरदार है, नहीं, फौज का ही फौज का ही, किरदार है। बिल्कुल मैं भी यही कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ आपसे, चले, शुक्र है, बड़े 100% जोरों से मुत्तफिक। बनवाया गया हूँ। अरे नहीं नहीं, ये तो बड़ी आसानी से मान जाता मैं, 100% इत्तेफाक है आपकी मुझे बात आधा मुझे। घंटा लगा है, आधा अरे घंटा मैं लगा है तो, ये बात अरे हजूर मैं तो पहले मिनट से आपसे यही कह रहा हूँ कि इस मुल्क में एक ही इदारा है, ये तो मैंने कहा था अगर आपको याद हो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो एक ही इदारा है तो उसी इदारे का किरदार होगा। उस इदारे का बिल्कुल किरदार सही है। क्यों है कि इस मुल्क में लाठी के जोर पे चीजें चलती हैं। हम्म। और अगर इसमें इसमें कोई दो राय नहीं कि सियासतदानों से हिमाकतें हुई हैं, गलतियां हुई हैं, जैसे आपने खुद कहा कि जी पाकिस्तान बिल्कुल बनते हुई। ही तो पहले दिन तो मार्शल लॉ नहीं लगा ना, मार्शल लॉ सर पाकिस्तान उससे बनने ना के 8-10 साल बाद लगा। उस उन हमाकतों से ज्यादा नहीं सर, शुरू में तो ब्यूरोक्रेट चलाते रहे इस मुल्क को, अल्लाह माफ करे। हाँ। तो सियासतदान बेचारों को तो मौका ही नहीं मिला, जो बेचारा पहले पहले सियासतदान को ही आपने, खैर वो भी सियासतदान कहाँ थे। बहरहाल इन एनीवेज मैं आपसे सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ कि सियासतदानों से जो सबसे बड़ी हमाकत हुई है ना, वो ये कि वो जो मिसरा है ना कि नादा गिर गए सजदे में जब वक्त क़याम आया, तो इन्हें जब हाँ। इक़्तिदार मिला भी है ना, तो इक़्तिदार में इन्होंने बजाय इसके कि ये सिविलियन सुप्रेमेसी या जमहूरियत के लिए काम करते, ये सिर्फ इसलिए काम करते रहे कि कौन जो है पिया को ज्यादा मना के रख सकता है। हम्म, उस वक्त भी सारी तवज्जो बिल्कुल इनकी इसी बात पे रही, वो चाहे बिल्कुल। मियाँ साहब हों, मियाँ साहब ने तो खैर कुछ थोड़े बहुत बीच में इख्तलाफी वो भी किए, लेकिन खैर किसी एक हद तक अब तो वो बेचारे भी चुप करके कोने में बैठ गए हैं, और उन्होंने कहा है मेरे बस की तो बात ही नहीं है, तुम ही चलाओ। तो अब हम्म, तो इस मुल्क की तीनों बड़ी पार्टीज जो इस वक्त हैं, या चौथी पार्टी जो कि बी टीम के तौर पे मार्शल की, जिसे हम मार्शल की बी टीम कहते रहे, तो ये तो तमाम इसी कोशिश में रहे कि किस तरह खुश रखा जा सके उन लोगों को जो कि उस वक्त जिनके हाथ में पावर थी। हम्म, जाहिर वो जो टॉप लीडरशिप है, इंस्टीट्यूशनल लीडरशिप, वो चेंज होती रही, वो कभी कोई था, हम्म, कभी कोई था, कभी कोई था, कभी जिया साहब थे, कभी अयूब साहब थे, कभी याहिया साहब थे, कभी बाजवा हम्म, साहब थे, कोई भी हो सकता है। वो तो जो भी उधर बैठा है वो उसको मनाने के चक्करों में लगे रहे, और उस चक्कर में उन्होंने कभी यहाँ पे सिविल, मतलब मुझे मिसाक जमहूरियत एक ऐसा मौका था जब यहाँ पे बहुत तब्दीलियाँ, उसको अगर आप परसू करके लेके चलते तो लेके चल सकते थे, बट उसको भी आपने हम्म। मौके को गवा दिया यहाँ। उस मिसाक जमहूरियत को भी खुद पायमाल उन्हीं दो बड़ी जमातों ने किया,
जो जी उसकी बिल्कुल वैसे बिल्कुल। सिग्नेटरी और भी थी, आप लेकिन वो बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। आप बिल्कुल और दुरुस्त कह रहे हैं, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, मुझे उसमें मेरा कोई आपसे इख्तलाफ नहीं है। दूसरी बात पे भी इत्तेफाक हो गया है। ये भी जी जी। और इस बड़ी मुल्क बात में है। हर पार्टी जो है, इस मुल्क में हर पार्टी, टू एन एक्सटेंट पीपल्स पार्टी शायद नहीं, हर पार्टी किंग्स पार्टी रही है, हर पार्टी को बनाया गया है बाकायदा। मेरा ख्याल अब तो पीपल्स पार्टी ने, वो जो 40 साल किंग्स पार्टी नहीं रही, उसने वो 40 साल के ऊपर भी पीपल्स ऐसी पार्टी कालक की मान दी है वो इन अब 4 सालों खैर में। मैं अब तो उसको वो क्या, मैं किसी को क्या मैं कहूँ, इस मुल्क में बात वही है कि मैंने एक दफा कहीं लिखा था, मैंने कहा यार मसला ये है कि सियासतदान बेचारे का ये मसला ये है कि वो गमले में तो उगता नहीं है, उसको वो इसी जमीन से उगता है। उससे मसला ये है कि इस जमीन में अगर किसी के पास, अगर वो इससे कट के हट जाए तो उसको भी पता है कि उसको कहीं को रास्ता नहीं मिलता उसको। हम्म, फिर आठ, देखिए ना, हर कोई फांसी पे चढ़ने को तैयार नहीं होता, हर कोई 27 साल की जेल काटने वाला हिम्मत नहीं होती उसमें, तो फिर कॉम्प्रोमाइजेस ही होते हैं। ना हर कोई नेल्सन हम्म, मंडेला होता है, ना हर कोई जुल्फकार अली भुट्टो होता है, तो ये जरा मसला होता है। तो अब हम्म। खान साहब जेल काट रहे हैं, उसमें उनकी अपनी हमाकतें अपनी जगह हैं। बट वंस अगेन आपको पता है और मुझे पता है कि अगर ये मुसालहत कभी फौज के साथ उनकी हो गई, वो बाहर आ जाएंगे। लेकिन वो अगर आज पांव पकड़ लें बाहर आने के लिए, और मेरा वो कहा ख्याल है जाता अभी है कि जो अगर अभी जिनके पाँव पकड़ने हैं वो शायद पाँव पकड़ाने पे राजी नहीं लग रहे मुझे अभी। ऐसा कभी हुआ नहीं है कि अगर नहीं कोई नहीं पाँव पकड़ होता ले, है। वो कहते हैं कि बंद कमरे में पाँव पकड़ के अगर बाहर आके आपके सर पे ताज रखा जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं होती। नहीं नहीं, तो मसला ये है ना कि पाँव पाँव अभी पाँव और लोगों ने पकड़े हुए हैं ना, तो जगह बनेगी तो किसी और की जगह वो बनेगी जगह पाँव। अभी रास्ता नहीं मिल रहा। रास्ता नहीं चल रहा। पाँव कोई, अभी पाँव दूसरा कोई मियां छोड़ेगा साहब तो और आप जरदारी साहब आप पाँव देखिए ना, हाथ मैं आपके हटाएंगे पाँव अगर छोड़ूंगा तो कोई तो और कोई और आके पकड़े। आपके पाँव पकड़ेगा ना। हाँ, लेकिन वो अभी तक फौज की तरफ से, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ऐसी कोई बात, या उनके बहुत सारे इस वक्त भांपू और टाउट हैं, कोई आ, कमजोर तरीन रावी भी ऐसी बात नहीं कर सका कि इमरान खान हाथ बढ़ा के बैठा है, हम पाँव ही आगे कर रहे पता नहीं, मतलब हमारे हमारे यहाँ को 5-6 इस वक्त एंकर्स या यूट्यूबर्स हैं जो पिछले 4 साल से मेरा ख्याल है रोजाना की ये खबर दे रहे हैं कि इमरान सुबह अडियाला जेल के दरवाजे खुलने वाले हैं और खान साहब बाहर आने वाले हैं और ये वो है। तो वो तो उन वो बेचारों के उसकी साथ कोई रोजगार ही इसी पे चल रहा है। वो तो उनके मेरा ख्याल थंबनेल ऐसा लगाते हैं कि अच्छा बंदा खोल के देख नहीं, ही ले कि रात को हो क्या गया। वो तो देखें, वो तो फिर आप जब कोई नैरेटिव पे बात करते हैं तो फिर आपने नैरेटिव को एक्सप्लिसिटली बयान करना होता है ना, वो तो नहीं फिर नहीं, एक वो तकाजा नैरेटिव होता तो है नहीं बात करने का। है, वो नैरेटिव नहीं है, वो तो पता नहीं क्या है वो तो, मतलब वो नैरेटिव नहीं है, वो तो यूट्यूब अर्निंग्स हैं बुनियादी तौर पर। इससे ज्यादा कुछ नहीं है, मुझे इससे तो वो ज्यादा उस ना पर कुछ देखें कहना लोग उनको ना देखें, लोग बिलावल और मियां साहब को, मरियम नवाज नहीं। को लोग देख सर लें। लोग देखो, लोगों, एक चीज मैं आपको बड़ी ईमानदारी से बताऊं, आप हम्म, कितने भी बड़े बन जाए ना, आप जैसे आदमी, पढ़े लिखे आदमी कितने भी बड़े यूट्यूबर बन जाए, मिस्टर बीस्ट के बराबर फिर भी नहीं आ सकते, आई शो स्पीड के हम्म, बराबर नहीं आ सकते, बल्कि यहाँ जो चढ़ के किसी बिल्डिंग से चीजें फेंक रहे होंगे ना, उनके बराबर भी नहीं आ सकते। लोग बेसिकली सीरियस कंटेंट या अकल की बातें अभी भी दुनिया की अक्सरियत जो है वो सुनने में इंटरेस्टेड नहीं होती, वो किसी और तरफ ही चलती है, वो सनसनीखेजी की तरफ चलती है। ठीक है, खैर, दिस इज हम्म। हाउ द ह्यूमन नेचर वर्क्स। तो वो लेकिन जो जेल बिकता है में वो बिकता है, वो अगर बिकता कोई है इसी शख्स वजह से। भुट्टो साहब जब उन्हें गिरफ्तार किया गया और उन्हें अ, बनाया, तो एक केस था, उस केस में किसी हद तक सदाकत भी थी। केस गलत नहीं था, केस ठीक था, लेकिन उस केस में सजाए मौत नहीं हो सकती थी। एतराज ये है, ये एतराज नहीं है कि केस गलत था, ये तो केस तो हकीकत थी, एक फैक्ट था कि उन्होंने एफएसएफ बनाई और एफएसएफ के जरिए से उन्होंने कसूरी साहब के ऊपर हम कातलाना हमला करवाया। लेकिन उनको सजाए मौत नहीं हो सकती थी। उन्हें उम्र कैद हो सकती थी, आप कोई 14 साल, 15 साल, 20 साल, कुछ भी, क्योंकि 109 में सजाए मौत हो नहीं सकती। लेकिन एलिमिनेट चूंकि हो जियाउल जाएगी। हक उन्हें खत्म करना चाहता, हाँ जी, जियाउल हक उन्हें खत्म करना चाहता था, तो उसने वो सारा केस उसको इस्तेमाल किया। उसको कहा अब जाता जब था कि भुट्टो साहब, कब्र एक है और मुर्दे दो हैं। मुर्दे दो हैं, हाँ जी जी, वो चूंकि उसमें आ चुके, अब अगर उस वक्त भुट्टो साहब जब जेल में थे, और उस वक्त अगर कोई शख्स उठ के ये कहता कि ये भुट्टो हम्म, जो है वो अपनी हमाकतों की वजह से जेल पे है, या भुट्टो जो बहुत है ये, बहुत से लोगों ठीक ने है, कहा, बेशुमार लोगों ने कहा। तो क्या वो अच्छी बात थी, क्या वो आज के ठीक बड़े था? बड़े जगादरी जो सहाफी जो आज के दिन जिनके नाम है, वो उन्होंने कहा, उन्होंने जिया नहीं साहब के हाथ चूमे, उन्होंने कहा आपने तो वो बड़ा तो, मुझ पे एहसान किया है। हाँ, वो मैं जिस नाम तरह, लूंगा बिल्कुल तो सही लोग नाराज हो है। जाएंगे यहाँ पे। नहीं नहीं, वो शामी साहब हैं हमारे, और बड़े हमारे जर्नलिस्ट हैं,
वह बिल्कुल मजा फरमा रहे हैं कि जिस तरह आज कई लोग हैं वो चाहते हैं कि आप क्यों इमरान खान को फांसी देंगे, आप हमें दें फंदा, हम पहनाने को तैयार हैं। जैसे आज बिल्कुल कुछ साफी हैं, इस तरह बिल्कुल। भुट्टो शाह साहब के जमाने में भी कुछ साफी थे, वो शाह से ज्यादा शाह के वफादार है होते हैं हमेशा। वफादार थे। बिल्कुल परवेज मुशर्रफ के दौर में ऐसे साफी थे, बिल्कुल बिल्कुल। बाजवा के जमाने में ऐसे साफी थे कि आप फंदा हमें दे, हम पहनाते हैं। वो तो हर जी जी दौर में बिल्कुल। ये ऐसे लोग रहे हैं। लेकिन मैं बात करूं कि आप ये मेरे जैसा शख्स अगर क्रिटिकली एनालिसिस करते वक्त जेल में पड़े हुए शख्स को जो प्रोसिक्यूशन एंड पे है, विक्टिम एंड पे है, उसको ब्लेम करे और उसको उसकी कैद को उसको ह्यूमिलिएट करे या इंसल्ट करे, नहीं देखिए, और सर जो मैं सप्रा नहीं, वो आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। मतलब मैं ह्यूमिलिएट करना एक मुंतखब नुमाइंदे, वो मुंतखब नुमाइंदा जिस तरह भी आया हो, मतलब मैं बिल्कुल ईमानदारी से समझता हूँ कि खान साहब को लाया गया था, खान साहब आए नहीं थे। ठीक है। और इस दफ़ा मियाँ साहब और उनकी कंपनी को लाया गया है, वो भी आए नहीं। ये मैं इन दोनों कम से कम, और पाकिस्तान के किसी इलेक्शन के बारे में मेरी राय जो है उसमें थोड़ा बहुत वो हो सकता है मार्जिन ऑफ एरर, इन दो इलेक्शंस के बारे में कोई मार्जिन ऑफ एरर नहीं है। आई कैन टेल यू एक्सप्लिसिटली। उसकी एक वजह यह है कि मेरा एक छोटा सा इदारा है, हम काम करते रहे हैं फील्ड के अंदर, और हमने सर्वेस किए हैं, और हमने इलेक्शन कैंपेनिंग मैनेज किए हैं, सो वी नो व्हाट हैपन।